हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन की ये 27th वीडियो है। इसके पहले 26 वीडियोज हो चुके हैं। इसे मैं करता क्या हूँ कि ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज को ले आता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी लंबे ना हो। इसको ब्रेक कर करके हर एक छोटी छोटी बात को बताता हूँ। जैसे आपके सामने अगर ये दिक्कत है कि किसी इंग्लिश के लिखे गए स्टेटमेंट को या फिर किसी पैसेज को, किसी स्पीच को आप समझ नहीं पा रहे, तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश के साथ आपको दिक्कत है। उस कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ हिंदी जानना ही काफ़ी नहीं है। तो हिंदी तो आप सिर्फ इसका जानेंगे ना। अगर मैं आपको तरीका सिखा दूं तो उस तरीके से फायदा ये मिलेगा आपको ना कि आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कहीं और भी अप्लाई कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का हमारा जो टाइटल है स्टोरी का वो है द क्लासरूम सरप्राइज। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि कोई ना कोई सरप्राइज तो दिया गया। सरप्राइज अच्छा होता है और क्लासरूम सरप्राइज है तो कहाँ का सरप्राइज है? क्लास का सरप्राइज है। तो एज आई ऑलवेज से किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब पता कर लीजिए। आधा काम ऑलरेडी आसान। सब्जेक्ट और वर्ब पता करने के बाद ये पता कर लीजिए कि द गिवन वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। इससे ये पता चल जाएगा कि इफ द वर्ब इज रिटन इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट विल बी द डूअर। इफ द वर्ब इज रिटन इन पैसिव वॉइस तो इसका मतलब ये निकल जाएगा, एक मिनट, इसका मतलब ये निकल जाएगा कि अब जो पैसिव वॉइस अगर है तो जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। देखिए इसमें वर्क्ड दिया हुआ है वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। वर्ब हो गया। अब दैट वर्ब इज नॉट इन पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब ये निकला कि बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने आप को कमजोर मानते हैं तो वो यहां से ना देखें, पहले वाले से देखें और इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। मिस्टर दास वॉक्ड तो पैसिव नहीं एक्टिव है। एक्टिव है मतलब द सब्जेक्ट विल बी द डूअर। यही सब्जेक्ट डूअर है। वो चले गए। कहां चले गए? द क्लासरूम। अब देखिए यहां पे एक प्रेपोजिशन जो वॉक होता है ना, दिस इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो किसी नाउन प्रोनाउन की एंट्री के लिए वेयर देयर वी हैव टू यूज अ प्रेपोजिशन। अब बात आया कि इनटू प्रेपोजिशन ने क्यों यूज किया। इनटू प्रेपोजिशन एक ऐसा प्रेपोजिशन होता है जो मोशन की प्रेपोजिशन होती है। मोशन बोले तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। कोई बाहर है, बाहर से अगर किसी कमरे वगैरह में चला गया ये रूम में, तो बाहर से अंदर जाने के लिए जो मोशन हो रहा है ना, इसके लिए हम इनटू यूज करते हैं। तो क्लासरूम है तो मिस्टर बोल रहा हूं मैं, मिसेस दास हैं, वो अंदर गई हैं तो वो बाहर से अंदर गई हैं इसलिए इनटू लगाया गया है। ठीक है, तो कहां गई हैं? मिसेस दास वॉक्ड इनटू द क्लासरूम। तो ये जो इनटू द क्लासरूम है वेयर का आंसर है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस है। ये प्लेस को रेफर कर रहा है। एक्सपेक्टिंग देखिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नॉट ऑलवेज अ वर्ब। ये एडजेक्टिव भी होते हैं, डिटर्मिनर भी, जेरेंड भी होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? तो ये एक लंबा विषय है। फिलहाल आपको जो बताया जा रहा है सुनते रहिए। सुनते 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 ये समझ में आने लगेगा। तो जैसे कि एक्सपेक्टिंग है तो कोई ना कोई तो एक्सपेक्ट कर ही रहा होगा। एक्सपेक्ट करने का काम कौन कर रहा होगा? क्लासरूम कर रहा होगा, इनटू कर रहा होगा, या फिर मिसेज दास कर रही होंगी। जाहिर सी बात है मिसेज दास। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का यूज तब करते हैं जब कोई सब्जेक्ट ही उसका डूअर हो। ये इसके पहले क्लॉज रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, इसके बाद क्लासरूम लिखा है ना, इसके बाद ऐसे रहा होगा व्हाइल शी वॉज, ऐसा कुछ क्लॉज रहा होगा। एक्सपेक्टिंग, व्हाइल शी वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब जो मिसेज दास हैं उन्होंने क्लासरूम में प्रवेश किया। जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी, एक्सपेक्ट करते समय क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? अनदर ऑर्डिनरी डे। डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके लिए अनदर लगा हुआ है, मतलब एक अन्य दिन। हमेशा जैसे सामान्य दिन की तरह वो मानती थी वैसे ही उनको लगा कि वो भी वही दिन है। तो ऑर्डिनरी मतलब सामान्य डे, जो कि एक एडजेक्टिव है। बट कॉन्ट्रास्ट है, तो कॉन्ट्रास्ट है तो यहां जो बोला गया उसका कुछ उल्टा होगा। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो ये दिन है ये ऑर्डिनरी दिन होगा रोज की तरह, लेकिन लगा है हर मिसेस दास है, हर स्टूडेंट्स हैड सीक्रेटली डेकोरेटेड द रूम। तो सब्जेक्ट मिल गया हमको, स्टूडेंट्स हैं। हैड सीक्रेटली क्या है? एडवर्ब है, गुप्त रूप से, मैनर। हैड सीक्रेटली डेकोरेटेड द रूम। अब देखिए यहां पे जो दिया गया ना, ये हैड डेकोरेटेड पास्ट परफेक्ट है, वहां पे दिया गया पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये टाइम स्केल है। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसे बताया है। अगर इस पॉइंट को आप लोगों ने बोला कि ये प्रेजेंट है, इस पॉइंट को आपने अगर बोल दिया कि पास्ट है, और इसके पहले आपने बोल दिया कि पीओपी यानी पास्ट ऑफ पास्ट है, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट।
To refer to this particular point, you will use past perfect had plus third form of the verb. What about past? Will use past indefinite tense. तो यहां बोला गया कि जब वो क्लासरूम में गई तो क्या वहां देखना सीक्रेटली डेकोरेटेड, तो क्लासरूम में एंट्री इन्होंने किया उसके पहले ही बच्चों ने डेकोरेट कर रखा था, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो पास्ट और पास्ट को रेफर करने के लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बड़े ही गुप्त रूप से बच्चों ने डेकोरेट करना मतलब सजा दिया, और ये एक्टिव वर्ब भी है, पैसिव नहीं है, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। हैड बी की फॉर्म नहीं होती है, बी की फॉर्म होती है इज एम आर वॉज वर बी बीन बीन बीइंग। कमरे में बच्चे पहले ही डेकोरेट कर लिए थे, किसके लिए? फॉर टीचर्स डे। तो फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये डे है, तो टीचर्स इसके लिए डिटर्मिनर है, तो फॉर टीचर्स डे। टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं बच्चे, बड़े खतरनाक होते हैं बच्चे भाई, टीचर को पता भी नहीं होता है, बहुत कुछ कर देते हैं क्लास में। तो टीचर्स डे के लिए बच्चों ने सरप्राइज किया हुआ था। दे चीयर्ड, अब ये दे लगा है तो दिस इज अ प्रोनाउन, अगर ये प्रोनाउन है तो जाहिर सी बात है देयर मस्ट बी अ नाउन। मिसेस दास तो सिंगुलर है, उनके लिए आया नहीं होगा, उनके स्टूडेंट्स के लिए, तो दे लग गया उनके लिए। दिस इज द सब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट वर्ब, सो दिस इज द वर्ब। अब ये देखिए पैसिव वर्ब तो है नहीं, एक्टिव वर्ब भी है, तो इसका मतलब वो चीयर्ड, उन्हें मजा आया, चिल्लाया अच्छा खासा। चीयर मतलब एंजॉय करना, वो चीयर्ड, वो हल्ला मचाने लगे, एंजॉय करने लगे। व्हेन शी एंटर्ड, होता नहीं है क्या, जब टीचर वगैरह अंदर आते हैं तो तालियां मारने लगते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। अब बात ये आई कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया, और व्हेन के बाद जो लिखा गया शी एंटर्ड, ये भी बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। आपके मन में एक डाउट आ गया होगा, पता है क्या, बट हर स्टूडेंट्स चीयर्ड, सॉरी हैड डेकोरेट की, यहाँ वाला जो सेंटेंस था वो पास्ट इंडेफिनिट था, ये पास्ट परफेक्ट था। तो भाई फिर यहाँ पे जो कहा गया, फिर इसमें ऐसा क्यों नहीं किया गया? दो पास्ट के इवेंट तो यहाँ पे भी है। तो भाई मैंने पहले भी बताया है, देखिए जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, इसके पहले के वीडियो को जरूर देखें, तभी आएगा। ये जो दिया गया है पास्ट, अगर पास्ट से पास्ट में आप गए तो पास्ट परफेक्ट। लेकिन कोई काम आपने बोला कि मैं वहां गया और वहां जाने के बाद मुझे पता चला, तो पता कब चला? इसके पहले पता चला कि बाद में? तो ये पास्ट हो गया इसके रिस्पेक्ट में, जब पता चला बाद में, तो फिर ये इसके रिस्पेक्ट में फिर पास्ट हो जाएगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला केस है कि जब ओरिएंटेशन इज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, जैसे कि चीयर्ड कब किए? जब वो गई, तो पहले वो गई, उसके बाद इधर हुआ ये काम, तो ये भी तो पास्ट ही हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो क्या निकला कि जो बच्चे लोग हैं, बड़ा उनको मजा आया, जैसे वो कमरे में चीयर किया, हल्ला मचाने लगे। हैंडलिंग हर हैंडमेड कार्ड्स, हैंडलिंग, सॉरी हैंडलिंग लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं मैं, ये हैंडिंग है। ये जो हैंडिंग दिया गया है, हैंडिंग मतलब उनको दे दिया, किसको? हर हैंडमेड कार्ड्स, हाथ से बनाया हुआ जो कार्ड्स है, उन्होंने उनको बच्चों ने जो है कि उसको जो है कि दिया। क्या, कहां चला गया दे? तो दे हैंडल्ड हर हैंडमेड कार्ड्स, यानी कि ये जो हैंडल है, हैंडल फिर बोल रहा हूं मैं, हैंड है, ये ऑब्जेक्ट है, और फिर ये भी एक ऑब्जेक्ट है पूरा, यहां से लेकर के यहां तक का। तो कैसा कार्ड था? तो हैंडमेड कार्ड्स था। तो किसको दिया? उनको दिया। किसने दिया? बच्चों ने दिया। फिर से ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब ये तो निकलेगा ना कि दे चीयर्ड व्हेन शी एंटर्ड एंड दे हैंडेड हर हैंडमेड कार्ड्स, उनको उन्होंने दिया जो उन्होंने हाथ से बनाया हुआ था। ओवरवेल्म, ये देखिए एडजेक्टिव है। अब जैसे कि कॉमा लग गया, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये कॉमा लग गया है, तो ये जब एडजेक्टिव आया ना, तो कॉमा के बाद जो नाउन प्रोनाउन रहेगा ना, उसी के लिए आया रहेगा। तो मिसेस दास ने जब देखा ये सारी चीजें, तो ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है ना कि इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। अब मैंने बोला ओवरवेल्म्ड विद एंगर, ओवरवेल्म्ड विद फियर, ओवरवेल्म्ड विद जॉय, तो जिस बात को बोलेंगे ना, उसी बात से वो फीलिंग ज्यादा हो जाना, इतना ज्यादा हो जाना कि वो आप कंट्रोल ना कर पाए। तो ये सब्जेक्ट हो गया आगे आने वाले वर्ब के लिए। तो मिसेस दास को ये रियलाइज हुआ और वो ओवरवेल्म्ड हो गई, दिल पसीज गया उनका, क्योंकि खुशी की बात है यहाँ पे, तो इमोशंस। उन्होंने क्या रियलाइज किया कि हाउ डीपली हर स्टूडेंट्स वैल्यूड हर गाइडेंस। उस वक्त उनको ये पता चला कि जो बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाती हैं, वो कितना ज्यादा वैल्यू देते हैं उनके गाइडेंस को। अब देखिए ये जो हाउ वाला बना हुआ है, शायद अभी आपको समझ में ना आए, फिर भी ये टर्म मैं यूज कर लेता हूं, क्योंकि टर्म्स से जब आप फैमिलियर होंगे तो आगे समझना आपके लिए आसान होगा। मिसेस दास ने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया? उन्होंने रियलाइज किया कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके गाइडेंस को कितना ज्यादा करते हैं। क्या का आंसर मिल रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो काम नाउन का कर रहा है, लेकिन नाउन तो एक ही वर्ड का होता है, ये क्लॉज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाउन क्लॉज एनसी। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आप सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ इसमें।
बस ऐसे ही सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।